नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने सच कहूं तो पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह की। देखिए, ये सिर्फ कोई आम विद्रोह नहीं था, बल्कि हमारी अपनी धरती पर महात्मा गांधी का सत्याग्रह और अहिंसा का पहला एकदम सफल प्रयोग था। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी साहस, एक अनोखी जिद और बहुत बड़े बदलाव की एक जबरदस्त यात्रा है। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या कोई एक अकेला साधारण इंसान पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? मतलब हम अक्सर बड़े बड़े नेताओं की रणनीतियों की बात करते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि चंपारण की इस पूरी क्रांति का जो बीज था वो राजकुमार शुक्ल नाम के एक बहुत ही जिद्दी और अनपढ़ किसान ने बोया था। उनकी ये जिद कैसे एक इतने बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई, बस यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है। आइए कहानी के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। एक दृढ़ किसान की गुहार और 1916-1917 का पीछा। ये वो दिलचस्प दौर था जब राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात हुई थी। और मजे की बात बताऊं, शुरुआत में ना गांधी जी को इस आंदोलन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। गांधी जी का खुद का ये बयान वाकई बहुत दिलचस्प है। वो अपनी आत्मकथा में एकदम साफ लिखते हैं कि दिसंबर 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन से पहले तक उन्हें चंपारण या वहां के किसानों के दर्द का कोई अंदाजा तक नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक रिलक्टेंट हीरो यानी अनिच्छुक नायक थे। गांधी जी ने शुरुआत में राजकुमार शुक्ल को टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शुक्ल जी भी कहाँ मानने वाले थे। ये सफर तो किसी थ्रिलर फिल्म के चेस सीक्वेंस से कम नहीं है। जरा सोचिए, लखनऊ कांग्रेस के बाद जब गांधी जी कानपुर गए तो शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। जब गांधी जी अहमदाबाद के अपने आश्रम लौटे तो शुक्ल जी वहां भी उनके पीछे पीछे आ गए और बस एक तारीख तय करने की जिद करने लगे। आखिरकार हार मानकर गांधी जी को कलकत्ता के लिए हामी भरनी ही पड़ी। और पता है, 7 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो शुक्ल जी वहां पहले से ही डेरा डाले बैठे थे। गांधी जी को खुद लिखना पड़ा कि इस अपढ़, अनगढ़ लेकिन निश्चयी किसान ने मुझे जीत लिया। अब आगे देखते हैं क्रूर नील व्यवस्था, तिनकठिया की सच्चाई। लेकिन आखिर राजकुमार शुक्ल इतने बेताब क्यों थे? चंपारण में ऐसा क्या हो रहा था जो उन्हें पूरे भारत में गांधी जी का पीछा करने पर मजबूर कर रहा था? इसका जवाब ना वहां की उस बहुत ही क्रूर व्यवस्था में छिपा था जिसे अंग्रेज बगान मालिकों ने वहां थोप रखा था। इसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था। इसके तहत होता ये था कि ब्रिटिश बागान मालिकों ने ये एकदम अनिवार्य कर दिया था कि हर किसान को अपने हर बीघे के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर यानी 3 कट्ठे जमीन पर सिर्फ और सिर्फ नील की ही खेती करनी होगी। और तो और इस नील को बिल्कुल औने पौने दामों पर अंग्रेजों को ही बेचना पड़ता था। बेचारे किसानों को इस हाड़ तोड़ मेहनत के बदले में लगभग कुछ नहीं मिलता था। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये पूरा का पूरा गणित किसानों के लिए कितना अन्यायपूर्ण था। देखिए, ये 15% हिस्सा सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये किसानों की आजीविका और उनकी स्वतंत्रता का सीधा सीधा हनन था। हजारों भूमिहीन मजदूर और गरीब किसान अपना पेट भरने के लिए अनाज उगाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के मुनाफे के लिए नील उगाने को मजबूर थे। अब जरा इस नंबर को देखिए, 42। ये सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं है। जबरन नील की खेती तो थी ही, ऊपर से चंपारण के उन बेचारे किसानों पर 42 तरह के अजीबोगरीब और बेतुके कर या टैक्स लाद दिए गए थे। मतलब ये सरासर अमानवीय शोषण था। राजकुमार शुक्ल खुद भी इस प्रताड़ना का शिकार हुए थे और उन्हें कई बार अंग्रेजों के कोड़े तक खाने पड़े थे। बस यही वो बड़ी वजह थी जिसने उन्हें गांधी जी को चंपारण लाने के लिए इतना प्रेरित किया। चंपारण में बगावत, भारत में पहला सत्याग्रह 10 अप्रैल को पटना और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए आखिरकार वो ऐतिहासिक समय आ ही गया जब गांधी जी ने चंपारण की धरती पर कदम रखा। तो बस यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला सत्याग्रह। और जाहिर सी बात है, अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। 15 अप्रैल 1917 को जैसे ही गांधी जी ने चंपारण में अपना काम शुरू किया, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया ना, तो उन्होंने जमानत लेने से भी मना कर दिया और कहा कि मुझे कानून के अनुसार सजा दी जाए। उनकी इस निडरता ने वहां मौजूद हजारों किसानों में एक बिल्कुल नई ऊर्जा भर दी। मजिस्ट्रेट को मजबूर होकर बिना जमानत के ही उन्हें छोड़ना पड़ा।
सच में ये डर से मुक्ति की एक बहुत बड़ी जीत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस लड़ाई में गांधी जी अकेले नहीं थे। मुजफ्फरपुर और चंपारण में उनके इस अभियान से देश के कई महान चेहरे जुड़े, जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा और उस समय के बहुत ही नामी वकील बृज किशोर प्रसाद। इन सभी ने न सिर्फ वकालत की, बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों के बयान दर्ज करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। हमारा अगला पड़ाव है विरोध से परे समाज सुधार, समुदाय का पुनर्निर्माण। देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध भर नहीं था, उनका विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वे बहुत अच्छे से जानते थे कि सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना काफी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की जो अंदरूनी कमजोरियां हैं उन्हें भी दूर करना होगा। इसके लिए गांधी जी ने अपने स्वयं सेवकों को गांवों में भेजा। वहां बरहरवा और भितिहरवा जैसे बुनियादी स्कूल खोले गए, ताकि बच्चों को निरक्षरता के अंधेरे से बाहर निकाला जा सके। लोगों को स्वच्छता और साफ सफाई से रहने का तरीका सिखाया गया, और सबसे बड़ी बात, छुआछूत और महिलाओं के दमन के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत सामाजिक लड़ाई शुरू की गई। और पता है, ये तथ्य तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। चंपारण में गांधी जी ने बड़े बड़े वकीलों और नेताओं को अपना खाना खुद बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना और यहाँ तक कि मैला ढोना तक सिखाया। ये उन कुलीन नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। इस कदम ने सदियों से चली आ रही सामाजिक और जातिगत दीवारों को एकदम तोड़ दिया और सभी को एक समान धरातल पर ला खड़ा किया। अब हम इस ऐतिहासिक आंदोलन के अंतिम चरण पर आते हैं, विजय और स्थायी विरासत, एक युग का अंत। जब पूरे देश का ध्यान चंपारण पर केंद्रित हो गया और यह आंदोलन तेज हो गया, तो आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार ने मजबूर होकर एक जांच आयोग बनाया, और सबसे बड़ी बात ये रही कि गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। नतीजा क्या हुआ? किसानों के पक्ष में एक नया कानून पास हुआ, सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया, और इसी के साथ चंपारण में पिछले 135 सालों से चली आ रही जबरदस्ती नील की खेती का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सत्याग्रह ने वहां की जमीनी हकीकत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, कल तक जो शोषित काश्तकार अंग्रेजों के लिए जबरन नकदी फसलें उगाने को मजबूर थे, वे अब अपनी ही जमीन के मालिक बन गए थे, सशक्त किसान बन गए थे। भारत की धरती पर सत्याग्रह का ये पहला प्रयोग एक बेहद शानदार जीत में बदल गया था। इस आंदोलन की अहमियत का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि घटना के ठीक 100 साल बाद, साल 2017 में भारतीय डाक विभाग ने चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 3 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए। ये हमारे भारत के इतिहास में चंपारण के उस अमिट निशान को दर्शाता है जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। और अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, तो आइए इस एक गहरे सवाल पर विचार करें। जरा सोचिए, यदि बिहार के एक छोटे से जिले में हुए एक स्थानीय विरोध ने 135 साल पुरानी मजबूत ब्रिटिश व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया, तो इसने आने वाले विशाल स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किस तरह की लहर पैदा की होगी। चंपारण वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश को ये बता दिया कि अहिंसा और सत्याग्रह के सामने कोई भी बड़ा साम्राज्य टिक नहीं सकता। खैर, आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसे ही ऐतिहासिक पन्नों को हमारे साथ पलटते रहिए।